All right. Hi, students. Welcome back to the GST revision series. In this video, the chapter that we are going to be dealing with is place of supply. Place of supply बहुत आसान चैप्टर है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है टू बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मतलब इस कंसेप्ट के बारे में ध्यान रखता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, चाहे वो इंटर स्टेट हो रहा है या चाहे वो इंट्रा स्टेट हो रहा है, तो उसको रिकग्नाइज कैसे करें. On what basis do we recognize whether a certain type of transaction is actually going to be on which CGST and SGST will apply या फिर something on which IGST will apply. एंड काफ़ी थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्लिकेशन होता है बीच बीच में, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सर्विसेज, बट गुड्स के रिस्पेक्ट में रूल्स काफ़ी आसान है, तो आपको जैसे जैसे हम करेंगे वैसा वैसा थोड़ा आसान होता चला जाएगा. लेट्स बिगिन. मैंने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया है वाई दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंट. This chapter is important to be able to understand, to determine the nature of supply, that is to know if supply is interstate या फिर intrastate. Accordingly, to determine if IGST shall be applicable or CGST plus SGST shall be applicable in a transaction of supply of goods or services. Okay. इसके बाद हमने जो ध्यान रखना है वो है इट इज टू बी नोटेड दैट डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू अ सर्विस इज मोर कॉम्प्लेक्स दैन इन द केस ऑफ गुड्स. ऑल्सो अ क्विक रिविजन पॉइंट, छोटा सा एक रिविजन पॉइंट मैंने डाला है आपको इनिशियल लेक्चर्स में, शुरू के लेक्चर्स में, इंट्रोडक्शन में, सप्लाई वगैरह के चैप्टर्स में. आपको इतना ज़रूर अभी तक आइडिया हो गया होगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है वो वाली सप्लाई जहाँ पर जब द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर लोकेटेड विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी. एंड इंटर स्टेट सप्लाई वो होती है जिसमें द पर्सन हु इज सप्लाइंग द गुड्स या सर्विसेज एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू सेपरेट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज. तो इसी के बेसिस पे मैंने छोटा सा क्विक रिवीजन पॉइंट लगाया है यहाँ पर कि इंट्रा स्टेट सप्लाई वो होती है जिसमें लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी में होते हैं. तो इसका मतलब हमको लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑन वन हैंड एंड द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन द अदर हैंड नहीं देखना. हमको देखना है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑन वन हैंड एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द अदर हैंड. दिस विल डिटर्मिन वेदर अ सप्लाई विल बी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट. अगेन, तो ये तो हो गया इंट्रास्टेट. इंटरस्टेट क्या है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर आइदर इन टू डिफरेंट स्टेट्स या फिर टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, या फिर इंपोर्ट का ट्रांजैक्शन या फिर एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन. तो याद रखना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन भी अगर होता है तो वो भी इंटर स्टेट सप्लाई के कवरेज में आता है. मैंने यहाँ पे शॉर्ट नोट पहले ही लिखा हुआ है क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर्स हैं. आपको ध्यान रखना है आपके स्टडी मटेरियल में, ICI स्टडी मटेरियल में जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए हैं इस चैप्टर के अंदर वो आपको पढ़ने हैं और उनका ध्यान रखना है. उसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट है तो मार्क करके चलना है. एंड बिकॉज ICI आस्क्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इट्स स्टडी मटेरियल के ही इलस्ट्रेशंस इटसेल्फ. ओके, तो छोड़ना कुछ नहीं है. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की मैंने लिस्ट दी है और इसी चैप्टर के नोट्स के एंड में मैंने वो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस भी किए हैं, तो वो आप देख लेना. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सबसे पहला सेक्शन पे आते हैं विच इज सेक्शन नंबर 10 विच डिस्कसेस प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू गुड्स. एंड ध्यान रखिएगा थ्रू आउट द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर वट एवर सेक्शन नंबर्स आई हैव रेफर्ड, द सेक्शंस आर ऑफ विच एक्ट? IGST एक्ट. ओके, सो सेक्शन 10 में क्या केसेस कवर होते हैं? सप्लाई ऑफ गुड्स अदर दैन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. मतलब सेक्शन 10 की कवरेज है ही कितनी? ओनली इफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स इज हैपनिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ओके, सो इसमें ना तो इंपोर्ट्स कवर्ड है और ना ही एक्सपोर्ट्स कवर्ड है. अगर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम सेक्शन 10 नहीं देखेंगे, फिर उसके आगे के जो सेक्शंस हैं वो देखेंगे. लेट्स सी शॉर्ट में प्रोविजंस क्या हैं. इतना भी याद करोगे तो चलेगा. आपके स्टडी मटेरियल में काफ़ी एक्स्ट्रा दिया है, बट अगर सिर्फ इतना याद रखोगे, ये रूल्स याद रखोगे तो आपको चलेगा, याद रहना चाहिए ये सब. अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय एनीवन, अगर सप्लाई ऐसी चीज़ों के, ऐसे गुड्स की है जो कि मान लो सप्लायर यहाँ एक जगह से अपने गोदाम से या अपने जो वर्कशॉप है वहाँ से निकाल रहा है और भिजवा रहा है इन गुड्स को, सेफ थ्रू रेलवेज या थ्रू लॉरीज या थ्रू ट्रक्स वगैरह या कोई कार्ट वगैरह के थ्रू भिजवा रहा है, मतलब गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दे आर टू बी डिलीवर्ड एट द रेसिपिएंट्स प्लेस. तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटर्मिन होगी? प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड्स, यानी कि टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. ठीक है, सो इट कुड बी कि गुड्स जो ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम द सप्लायर्स प्लेस, दे आर स्टॉप्ड समवेयर एंड द रेसिपिएंट टेक्स
देयर डिलीवरी फ्रॉम दैट स्पेसिफिक मिडिल पॉइंट, या इन द मिडिल ऑफ द जर्नी कहीं पर किसी पॉइंट पे, या फिर इट कुड बी रेसिपिएंट्स प्लेस ओनली, जहाँ पर रेसिपिएंट ने बोला कि मेरे को वहाँ तक गुड्स भिजवा दो आप, और मेरे यहाँ तक भिजवा दो और मैं यहीं से कलेक्ट कर लूँगा, तो देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. एग्जाम में हल्का घुमा के क्वेश्चन देते हैं, बट अगर ये ऐसे रूल एग्जैक्टली इसी लैंग्वेज में याद करोगे तो आपको वो रूल वहाँ पर अप्लाई करने में बहुत आसान होगा. नेक्स्ट इज B2S2 मॉडल. B2S2 मॉडल में क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसको आप ध्यान रखना. B2S2 मॉडल इंप्लाइज बिल टू शिप टू मॉडल. बिल टू शिप टू मॉडल में क्या होता है, जो सप्लायर है ही इज आस्क्ड बाय अ थर्ड पर्सन कि आप ये वाले गुड्स, जो भी गुड्स बोल रहा है, ऑर्डर दे रहा है, आर टू बी डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट. मतलब ऑर्डर प्लेस कर रहा है थर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल इफ सप्लायर इज ए, रेसिपिएंट इज बी, थर्ड पर्सन इज सी, तो ऑर्डर कौन प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा ए के पास, ठीक है, और बोलेगा ये गुड्स जो मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, ये गुड्स आप कहां भिजवा दो, बी के पास भिजवा दो. तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी. मान लो सी बैठा है चेन्नई में, ए है मुंबई में, बी है दिल्ली में, तो भाई प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानूं मैं इस केस में. तो इसमें रूल सिंपली सेक्शन नंबर 10 ये बोलता है, देन दैट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. अरे मतलब जो ये थर्ड पर्सन है ना हमारा सी, अगर ये सी का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेन्नई में ही है, यानी कि तमिलनाडु में है इसका रजिस्ट्रेशन, तो यही माना जाएगा जैसे कि ये थर्ड पर्सन को ही गुड्स डिलीवर हुए हैं, ऐसे ही मान लो आप. And you imagine the place of supply as this third person's principal place of business only. And what is principal place of business? Principal place of business short में इतना मान लो, the main place of registration of GST, जो उसने जिस specific state में C ने अपना main place of business setup किया होगा उसको बोलते हैं principal place of business. So it is deemed that the third person only has received the goods. Okay, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना. B2S2 मॉडल में थर्ड पर्सन इज प्लेसिंग द ऑर्डर विद द सप्लायर टू बी डिलीवर्ड टू द रेसिपिएंट. तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई किसका माना जाता है, थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, PPOB बोलते हैं इसको. ओके, आगे आए. अगर मान लो गुड्स का मूवमेंट ही इन्वॉल्व नहीं है, जैसे से फॉर एग्जांपल इट कुड बी कि गुड्स जो हैं ऑलरेडी कहाँ थे, सब रेसिपिएंट के ही जगह पर थे, और वहाँ पर सिर्फ उन गुड्स का कुछ असेंबली करनी थी, कुछ ठीक करना था, या फिर से फॉर एग्जांपल वो जो गुड्स थे उनको मूव किए बिना दे वर ऑलरेडी एट दैट स्पेसिफिक प्लेस. जैसे इसमें क्या हो सकता है, इसमें वेयर हाउस वाला एग्जाम्पल आ सकता है. आपको इतना याद होगा, एक सिंबॉलिक या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था फाउंडेशन में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में. तो वेयर हाउस में क्या होता है, अगर वेयर हाउस में गुड्स पड़े हैं और मान लो ये गुड्स पहले एक ए ने रखे थे ये गुड्स, लेकिन इन्हीं गुड्स को वेयर हाउस में ही रहते रहते ए ने अगर बी को बेच दिया, तो अब ये गुड्स वेयर हाउस में ही रहेंगे, लेकिन ओनर कौन बन गया, बी बन गया, और गुड्स तो वही है, गुड्स का मूवमेंट तो नहीं हो रहा है. तो देन इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट. अरे मतलब क्या, मेरे एग्जांपल में वेयर हाउस ही माना जाएगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर वो वेयर हाउस है जहां पर गुड्स पड़े हैं. ठीक है, ध्यान रखना. आगे असेंबली या इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स अगर इन्वॉल्व है, तो असेंबली या इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व है अगर, तो द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन या असेंबली ही मानी जाती है. जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, बेटर कवरेज उसकी इस हेडिंग में आएगी. पिछले वाले में आप वेयर हाउस वाले एग्जांपल से ही लेके चलो. फोर्थ पॉइंट में आपका अगर असेंबली या इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स वाला केस है, जिसमें किसी मान लो ए ने ऑर्डर प्लेस किया कोई मशीन वगैरह का, स्ट्रक्चर वगैरह का बी से, और बी के कारीगर आए, बी के वर्कर्स आए, और ए के ही जगह पर, ए के ही फैक्ट्री में उन्होंने वो प्लांट एंड मशीनरी या जो भी स्ट्रक्चर था वहां पर असेंबल कर दिया. वो जहां पर भी असेंबल किया गया है वही प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन या असेंबली मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई. लास्टली, इवन इफ देन आई हैव रिटन गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, जैसे ट्रेन, बसेस, कार्स, वैन्स वगैरह में अगर खाना बिक रहा है, वहाँ पर खाना बिक रहा है, या फिर से फॉर एग्जांपल कोई गुड्स बेचे जा रहे हैं, छोटी मोटा सामान बेचा जा रहा है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, उस केस में लोकेशन एट विच द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहाँ पर वो गुड्स चढ़ाए गए हैं उस पर्टिकुलर मोड ऑफ कन्वेंस में. जैसे वो ट्रेन वगैरह में जो ये लोग बेचते हैं, छोटे छोटे ये जो शो पीसेस होते हैं, मालाएं बेचते हैं, कार्ड्स बेचते हैं, व्हाटएवर जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ट्रेन्स में, वेंडर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से तो चढ़ते हैं ना. तो जिससे फॉर एग्जांपल अगर ट्रेन जा रही है दिल्ली से जा रही है जम्मू,
और जो इंसान है, जो भी वो बेचने वाला इंसान है, वो कहीं इस मिडिल पॉइंट पर चढ़ा है ट्रेन में, और यहीं यहाँ पर मान लो ट्रेन थोड़ी सी देर के लिए रुकी हुई है और यहीं पर वो चढ़ा है और यहीं पर बेचकर वो वापस निकल लेगा, पर क्योंकि वो यहीं इसी पॉइंट पर चढ़ा है तो ये पॉइंट जिस भी स्टेट में फॉल कर रहा होगा, ये पॉइंट जिस भी स्टेट में फॉल कर रहा होगा वो मान ली जाएगी इस चीज़ की प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि इट वॉज टेकन, द गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड दैट कन्वेयंस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट विच वॉज वट एवर स्टेट, जो भी बीच में स्टेट लाई कर रही होगी। ओके, सो गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, यानी कि वेसल, एयरक्राफ्ट वगैरह सब टाइप के कन्वेंसेज में जो भी गुड्स सप्लाई हो रहे होते हैं, जहां से भी वो गुड्स लादे जाते हैं उस चीज़ पर या लिए जाते हैं ऑन बोर्ड दैट कन्वेंस, वही प्लेस ऑफ सप्लाई मान ली जाती है। मैंने इसमें एक छोटा सा शॉर्ट नोट भी यहाँ पे क्या लिखा है, इवन इफ द गुड्स आर सप्लाइड बाय एन ऑन बोर्ड पैसेंजर एंड नॉट बाय द कैरियर, दिस रूल विल अप्लाई। ठीक है, अगर कोई पैसेंजर ही ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में और वो ही खुद भी बेच रहा है, वो ट्रैवल भी कर रहा है और खुद सामान भी कुछ बेच रहा है, तो जहाँ से भी उसने वो सामान चढ़ाया था, वो गुड्स चढ़ाए थे उस कन्वेयंस पर, उस ट्रेन पर या वट एवर, तो वही जगह, दैट प्लेस विल बी कॉल्ड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस। क्विकली देख लो, मैंने शुरू में क्या बताया, अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो प्लेस वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। B2S2 मॉडल में द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। नो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व, जहां पर भी वो गुड्स ऑलरेडी हैं, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही माना जाएगा। मैंने वेयर हाउस वाला एग्जाम्पल दिया। असेंबली इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स अगर इन्वॉल्व होता है तो जहां पर भी वो गुड्स असेंबल या इंस्टॉल किए गए हैं वही प्लेस मानी जाती है प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस में जहां पर भी वो गुड्स लादे गए हैं, टेकन ऑन बोर्ड दैट कन्वेंस हुए हैं, वही प्लेस मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, let's come to section number 11. Section number 11 is about place of supply of goods in the case of import and export. ओके स्टूडेंट्स, तो सेक्शन नंबर 11 ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से हमने करना था, हमारा सेक्शन नंबर 10 तक हो गया था। सो सेक्शन नंबर 10 वाज ओनली डीलिंग विद दोज टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर टेकिंग प्लेस विद इन इंडिया। उसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट वाले सर्कमस्टांसेस कवर्ड नहीं थे। हाउएवर इन द केस ऑफ सेक्शन नंबर 11, the only coverage that section number 11 does with respect to goods is import and export type of transactions. तो अगर place of supply मुझे जाननी है in the case of import type of transactions, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, I will just have to look at the location of the importer. That is, I will have to look at the state या union territory where the importer is registered. जहाँ पर भी importer registered होगा वही place मानी जाएगी as the place of supply with respect to import of goods. अगर कोई बाहर, इंडिया के बाहर से गुड्स इंडिया में आ रहे हैं तो, अगर इंडिया से गुड्स बाहर जा रहे हैं तो what will be the place of supply? Then the place of supply will be the location outside India where the goods are exported. So I think section number 11 is pretty clear about what it is trying to explain. Section number 11 is simply about place of supply with respect to goods in the case of import as well as export. Okay, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 12 पे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आते हैं, जो थोड़ा सा a little bit कॉम्प्लेक्स होता है, बट इसमें आप अगर कंसेप्ट के साथ साथ चलेंगे तो आपको आसानी होएगी उस चीज़ को याद रखने में। सो केसेस दैट आर कवर्ड बाय सेक्शन नंबर 12 आर इफ द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज इन इंडिया। मतलब मैंने बोला है अगेन, सेक्शन नंबर 12 वही काम कर रहा है जो सेक्शन नंबर 10 कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू गुड्स। तो सेक्शन नंबर 12 किसके लिए काम कर रहा है, सर्विसेज के लिए काम कर रहा है। इट इज सेक्शन नंबर 12 इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई वाले प्रोविजंस इन द केस ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू सर्विसेज बट अदर दैन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो फिर आप खुद ही समझ जाइए, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज के रिलेशन में मेरे को रूल्स पढ़ने होंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा, सेक्शन 13 पे आऊँगा, बट दैट इज फॉर लेटर। सेक्शन नंबर 12 में आगे बढ़ते हैं। प्रोविजंस इसमें एक तो होता है, याद रखना है, रेजिड्यूअरी रूल होता है विच इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2। सेक्शन नंबर 12 सबसेक्शन 2 तब लगता है अगर सेक्शन नंबर 12(3) से लेके 12(14) तक में से कोई भी प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो पाता, तो उस गिवन सर्कमस्टांसेस में अगर ये 12(3) से लेके 12(14) नहीं लग पाएगा ना, तो 12(2) तब लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये याद रखना है, 12(2) हर जगह नहीं लगाना है। सो 12(2) का प्रोविजन बोलता क्या है, 12(2) का प्रोविजन बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में अगर जानना है इन द केस ऑफ सर्विसेज एंड दैट टू इन द केस ऑफ दोज टाइप ऑफ सर्विसेज जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मली मतलब रेजिड्यूअरी रूल जो 12(2) बोलता है कि सप्लाई
अगर सप्लाई हमारी B2B सप्लाई है, आई होप आपको B2B सप्लाई का मतलब ऑलरेडी अब पता हो। B2B सप्लाई का मतलब ये होता है व्हेन वन रजिस्टर्ड एंटिटी इज द सप्लायर एंड अनदर रजिस्टर्ड GST रजिस्टर्ड एंटिटी इज ऑल्सो द रेसिपिएंट। तो अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी सेक्शन नंबर 12(2) के अंडर में? इट विल बी काउंटेड एज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि वो वाला स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। ओके और अगर सप्लाई है हमारी B2C देन एंड B2C का मतलब क्या होता है कि सप्लायर तो रजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। तो उस केस में हम प्रेफरेंस मॉडल फॉलो करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कि प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वेयर द स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पर भी उस रेसिपिएंट वो रजिस्टर्ड है, या फिर प्रेफरेंस नंबर 2 अगर प्रेफरेंस नंबर 1 फेल होती है तो ही प्रेफरेंस नंबर 2 लगाना है इन द केस ऑफ B2C सप्लाई व्हेन दैट द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इक्वल टू लोकेशन ऑफ द सप्लायर इटसेल्फ। मैंने यहां लिखा है हम प्रेफरेंस 2 लगाएंगे ही कब? इफ द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर टू यू। पर फिर से देख लो, B2B एंड B2C सप्लाई का में डिवाइड किया हुआ है 12(2) के प्रोविजन को। 12(2) का प्रोविजन में जो B2B वाला सप्लाई है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, यानी कि वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी जहां पर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। एंड B2C के केस में यू हैव टू फॉलो द प्रेफरेंस मॉडल। फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी किसको? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जहां वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जहां पर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है। और अगर प्रेफरेंस 1 नहीं लग पा रहा है, अगर रेसिपिएंट का लोकेशन वगैरह नहीं पता है, तो देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी टेकन एज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। ओके नाउ लेट्स गो टू द स्पेशल रूल्स। मैंने आपको अभी बोला है कि 12(2) तब लगेगा अगर 12(3) से 12(14) किसी सर्कमस्टांस में नहीं लग पाएगा। तो ऐसा अगर हम सोचें तो 12(3) से 12(14) तो हमने सबसे पहले कोशिश करनी है टू अप्लाई इन द केस ऑफ इफ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। आप दिमाग में कैटेगराइजेशन सॉर्ट आउट करके रखो। अगर देखो सेक्शन नंबर 10 कब लगेगा? सेक्शन नंबर 10 तब लगेगा, एक तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स। ओके क्या नहीं होना चाहिए? एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट उसमें नहीं होना चाहिए। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है और ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स हो रहा है तो आप सेक्शन नंबर 10 लगाओगे। अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है और ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड ओनली टू गुड्स तो फिर सेक्शन नंबर 11 लगाओगे। तो फिर सेक्शन नंबर 12 कब लगाओगे? सेक्शन नंबर 12 तब लगाओगे अगर ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड टू सर्विसेज एंड इट इज नॉट द काइंड ऑफ सर्विसेज विच आर आइदर बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। अगर सर्विस में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है तो सेक्शन नंबर 12 लगाओगे। अच्छा तो सेक्शन नंबर 12 में भी सबसे पहले क्या कोशिश करोगे? आप चेक करोगे कि 12(3) से लेकर 12(14) वाली सर्कमस्टांसेस तो नहीं लग रही, उनमें से कोई भी प्रोविजन लग रहा है तो फिर आप वो लगाओगे। अगर 12(3) से 12(14) में से वो कोई भी सर्कमस्टांस नहीं लग रही तो क्या लगाओगे? देन यू विल अप्लाई सेक्शन नंबर 12(2) विच इज योर रेसिडुअरी रूल, जनरल रूल। ओके कीप दैट वेरी क्लियर। तो सेक्शन नंबर 12(3) पे सबसे पहले आता है व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांस डज इट डील विद? इट डील्स विद सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल एटसेट्रा। आपको इतना पता है कि होटल्स की सर्विसेज, जैसे मैंने सर्विसेज लिखी है, होटल्स की, लॉजिंग वगैरह की सर्विसेज, किसी हाउस बोट में रुकने की सर्विसेज, बोट में ट्रैवल की सर्विसेज, बोट के अंदर खाना वाना सर्व हो रहा है, वेसल के अंदर खाना वाना सर्व हो रहा है, या फिर गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस में रहने का बंदोबस्त, या फिर उस किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही अंदर की चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि आर्किटेक्ट रिलेटेड सर्विसेज, इंटीरियर डेकोरेटर सर्विसेज, सर्वेयर, इंजीनियर, एस्टेट एजेंट, ये सभी सर्विसेज जो होती हैं। या फिर आप ये भी ले लो अकोमोडेशन इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई मैरिज का फंक्शन हो रहा है, रिसेप्शन हो रहा है, सोशल रिलीजियस बिजनेस फंक्शन हो रहा है, ये सब की सब सर्विसेज किस में फॉल करेंगी? 12(3) में फॉल करेंगी। तो इसमें हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेके चलते हैं? इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई वही मानी जाती है जो कि लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल होती है। अच्छा तो अगर से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि देयर इज मिस्टर ए इज रजिस्टर्ड इन से उत्तराखंड and Mr. A is traveling to say Gurgaon lies in Haryana, and say for example he is staying at a hotel in Gurgaon for business purposes and he wants to do some billing करवा रहा है वो GST से, GST चार्ज करवा रहा है अपने बिजनेस एंटिटी के नाम पे जिसका वो रजिस्टर्ड उसने किया हुआ है उत्तराखंड में। अब मुझे बताओ, आप सोच के बताओ, क्या इस केस में वो इनपुट टैक्स ले पाएगा? द आंसर इज नो, बिकॉज इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कहाँ है? जहाँ पर वो रहा है, जिस होटल में वो स्टे करके आया है वो हरियाणा में है, वो गुड़गांव में है। और उसके खुद का रजिस्ट्रेशन कहाँ पे है? रजिस्ट्रेशन तो उसका यहाँ का है,
रजिस्ट्रेशन कहाँ का है? रजिस्ट्रेशन इज इन उत्तराखंड. इस केस में द सप्लायर इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन हरियाणा, क्योंकि वो होटल हरियाणा का है. एंड द रेसिपिएंट नॉट रेसिपिएंट सॉरी, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑल्सो गोइंग टू बी इन हरियाणा. देखो मैं वही गलती कर रहा था जो मैंने आपको पिछले पार्ट में कही थी. एनीवे, सो सप्लायर कहाँ पर लाई कर रहा है? हरियाणा में लाई कर रहा है. प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आ गई है? हरियाणा में आ गई है. क्या लगा कर देगा वो? CGST प्लस SGST लगा कर देगा. ओ हो, लेकिन आइडियली हमको क्या चाहिए था? हमको तो IGST लगवाना था अपने इनपुट टैक्स क्लेम करने के लिए, और वो तो नहीं लग रहा. यहाँ पर सिर्फ CGST और SGST लग रहा है. सो दैट इज वाई इफ समवन इज रजिस्टर्ड इन अ सेपरेट स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड दैट पर्सन गोज एंड स्टेज इन अ होटल और गेस्ट हाउस और लॉज इन अनदर स्टेट या यूनियन टेरिटरी, और वो वहाँ की बिलिंग करवाता भी है, तो वो उसका इनपुट टैक्स नहीं ले पाएगा. बिकॉज व्हाट ही वांट्स इज द रेसिपिएंट वांट्स इज कि उस पर IGST लगे, बट IGST नहीं लगता क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई ऐसी चीज़ों में क्या लग जाता है? CGST और SGST लग जाता है. तो सारा का सारा मैकेनिज्म, जो बैक एंड पे मैकेनिज्म होता है इनपुट टैक्स क्लेम करने का, वो खराब हो जाता है. दैट इज वाई द पर्सन कांट क्लेम इनपुट टैक्स. एनीवे, आपको इतना बस ध्यान रखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल वगैरह से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं वो सबकी सब कहाँ कवर होंगी? सेक्शन नंबर 12(3) में कवर होंगी. उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट बोट और द वेसल. अब आगे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसमें आपने ध्यान रखना है, इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इज गोइंग टू बी प्लेस ऑफ सप्लाई. ध्यान रखना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज. कब? अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि वो होटल, लॉज वगैरह, या फिर वो बोट या फिर वो वेसल कहाँ है? इंडिया के बाहर है. अगर इंडिया की टेरिटरी के बाहर है तो देन इन दैट केस लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, जो रेसिपिएंट की लोकेशन होगी वो काउंट की जाएगी एज द प्लेस ऑफ सप्लाई. ओके, so if immovable property, boat या vessel is located in more than one state union territory, then the service is deemed to have been supplied in each of the respective states and union territories in proportion to the value of services as per contract. मैं क्या कह रहा हूँ उधर ध्यान से सुनो. Say for example there is one Mr. A. Mr. A registered है, ठीक है. He does, say for example, some kind of business, and इसने 2-3 स्टेट्स में सेम होटल की जो चेन है, से द होटल का नाम है ABC होटल्स. इसने यही ABC होटल्स से बिलिंग करवाई है अपने बिजनेस के अंडर में, बिकॉज इसका स्टाफ या इसके एम्प्लॉयज ने बिजनेस विजिट्स पे जाना है. एक ने जाना है गुड़गांव, एक ने जाना है जयपुर, एक ने जाना है बैंगलोर. सेम ABC होटल्स की ही चेन है. इनका एक होटल यहाँ, एक होटल यहाँ, एक होटल यहाँ है. मतलब 3 स्टेट्स हो गए, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया एंड योर कर्नाटका हो गया. नाउ मिस्टर ए जो कि रजिस्टर्ड हैं और ये बिजनेस करते हैं और बिजनेस पर्पस के लिए इन्होंने 3 डिफरेंट स्टेट्स में स्टे करवाया है. इस केस में मोर देन वन स्टेट वाला रूल लगने के लिए रेडी है. मोर देन वन स्टेट में क्या है? हमारा सप्लायर. तो अब ये इन तीनों स्टेट्स में अपना जो टैक्स लगाएगा वो कैसे कैसे बांटे, बिलिंग के टाइम पे ABC होटल्स इन तीनों स्टेट्स में टैक्स कैसे कैसे बांटे, उसका रूल अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं. तो मैंने बोला इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या बोट या वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, द सर्विस इज डीम्ड टू हैव बीन सप्लाइड इन ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. देखो माना तो ये जाएगा कि उस हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सर्विस सप्लाई हुई है इन प्रपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ सर्विसेज एज पर कॉन्ट्रैक्ट. जितने दिनों के लिए वो रिस्पेक्टिव होटल्स बुक हुए होंगे उतने दिनों के हिसाब से बिलिंग होगी, उतने दिनों के हिसाब से टैक्स लगेगा. बट वॉट इफ देर इज नो सच कॉन्ट्रैक्ट? वॉट इफ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं? मान लो बिलिंग तो मिस्टर ए ने करवा दी ABC होटल्स के बट उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि कहाँ पर कितना एलोकेशन करना है. कॉन्ट्रैक्चुअली दे नेवर अग्रीड. तो क्या बोले फिर, क्या रूल लगाएं? देन यू विल अप्लाई रूल 4 ऑफ IGST रूल्स हियर. ध्यान रखना, रूल 4 ऑफ IGST रूल्स लगेगा ही कब? व्हेन देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट की आपस में डिफरेंट स्टेट्स में कितना GST
एलोकेट करना है, कितना बिलिंग एलोकेट करनी है। तो रूल 4 लगेगा ही तब। सो रूल 4 बोलता क्या है? रूल बोलता है इफ सर्विस इज ऑफ लॉजिंग एंड अकोमोडेशन बाय होटल इन गेस्ट हाउस एटसेट्रा बट नॉन कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी, मतलब कह रहा हूं मैं कि यहां पर ऐसा वाला केस है, अगर देखो मोर देन वन स्टेट वाला जो होता है ना, मोर देन वन स्टेट वाली चीज में देर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट से फॉर एग्जांपल ये है हमारा हरियाणा की बाउंड्री, हरियाणा स्टेट की बाउंड्री, और यहां से शुरू हो गई दिल्ली की बाउंड्री, और कोई ऐसा होटल है जिसका थोड़ा सा एरिया इसमें यहां लाए करता है और हल्का सा एरिया यहां पर भी आ रहा है, इसको बोलते हैं कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी केस। ये हम सेकंड पॉसिबिलिटी में देख लेंगे, बट मेजरली आपको फर्स्ट पॉसिबिलिटी ध्यान में यही रखनी है, जिसमें एक ही इंसान ने एक ही टाइप के होटल के साथ टाइप किया और 3 डिफरेंट स्टेट्स में, 4 डिफरेंट है, जितनी भी स्टेट्स में उसके होटल है वहां पर बिलिंग करवाई है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है, इसको कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी केस बोलते हैं, जिसमें एक ही होटल का थोड़ा सा एरिया जोग्राफिकली एक पर्टिकुलर स्टेट में आ रहा है और वो सेम छोटा सा एरिया क्रॉस करके दूसरे स्टेट में भी आ रहा है, तो कितना कितना डिवाइड करें। अगर नॉन कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी का केस है तो वो वही वाला जो मैंने आपको मिस्टर ए और उसका स्टाफ वाला और 3 स्टेट्स वाला एग्जांपल दिया। तो कह रहे हैं देन द प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड इन डिफरेंट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज टू बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी। ओके, वेरी सिंपल। तो मैरियट होटल्स जैसे एग्जांपल मैंने दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैरियट होटल में सेम सप्लायर बट सर्विस अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट इन से दिल्ली एंड आगरा, यानी कि दिल्ली एंड यूपी हो गया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका कैसे डिवाइड होएगा? अगर 2 नाइट दिल्ली में रहे थे और 2 नाइट आगरा में, 1 नाइट आगरा में रहे थे, तो आप टोटल बिल का कितना डिवाइड कर दो? 2:1 कर दो। टोटल बिल का 2 पार्ट्स दिल्ली को एलोकेट करो और 1 पार्ट यूपी वाले बिलिंग को एलोकेट करो। वेरी सिंपल। ये कौन सा केस था? नॉन कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी केस, यही वाला। तो इस केस में भी, मेरे केस में भी क्या होगा? मान लो अगर 3 नाइट्स गुड़गांव में रुके हैं, 2 नाइट्स जयपुर में रुके हैं, 1 नाइट बैंगलोर में रुके हैं, तो 3:2:1 में टोटल बिल जो जनरेट हो रहा है एबीसी होटल्स के यहाँ से, वहां से वो उसके 3 हिस्से हरियाणा को एलोकेट होंगे, 2 हिस्से बिल के राजस्थान को एलोकेट होंगे और 1 हिस्सा बिल का कर्नाटका में एलोकेट होगा। ओके, वेरी सिंपल। रूल नंबर 4, आई थिंक उसका फर्स्ट पार्ट इज वेरी क्लियर। अब रहता है आपका कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी वाला केस, जिसमें एक ही होटल का या एक ही प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा एक स्टेट में और थोड़ा सा हिस्सा दूसरे स्टेट में फॉल कर रहा है। उस केस में यू हैव टू डिवाइड द होल बिल इन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो अगर से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हरियाणा में उसका मान लो 400 स्क्वायर फीट एरिया लाई कर रहा है और यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट एरिया लाई कर रहा है, तो आपको 4:5 के रेशियो में टोटल बिल डिवाइड कर देना है दोनों स्टेट्स में। वेरी सिंपल। चलो आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। इसी में ही अभी फिलहाल शुरू से फिर से देख लो। 12.3 में हमने अभी तक क्या देखा? 12.3 की ही बात कर रहा हूं। 12.3 इज रिलेटेड टू सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल एटसेट्रा। इसमें यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि जो भी सर्विसेज किससे रिलेटेड है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कि आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वेयर, इंजीनियर, एस्टेट एजेंट, लॉजिंग, अकोमोडेशन वगैरह, कोई मैरिज है, रिसेप्शन है वगैरह, वो सब कवर हो जाता है। देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल, अगर हाँ, तो 2 पार्ट्स में आपने सोचना है। अगर नॉर्मली लग रहा है तो लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट इफ द केस इज कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल इंडिया के बाहर है, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेनी है? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, रेसिपिएंट की लोकेशन ध्यान रखना। फिर मैंने आपको बोला अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट या वेसल इज लोकेटेड इन मोर देन 1 स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो फिर तो उसमें टोटल बिल किस रेशियो में डिवाइड होगा? एज पर कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट। बट मान लो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो क्या करेंगे? तो फिर रूल 4 लगाएंगे आप किसका? आईजीएसटी रूल्स का। रूल 4 में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। वन इज नॉन कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी केस एंड द अदर इज अ कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी केस। नॉन कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी केस में प्रोपोर्शनेट वैल्यू ऑफ सर्विस ली जाती है जितने नंबर ऑफ नाइट स्टे किया गया है डिफरेंट स्टेट्स में, और कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी केस में जितना एरिया उस प्रॉपर्टी का जिस भी स्टेट में, उस एरिया में आप उस रेशियो में डिवाइड कर देते हो टोटल बिल को, टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स को, जीएसटी को। अब इसमें नेक्स्ट एक एस्पेक्ट आता है, वो है लॉजिंग अकोमोडेशन बाय अ हाउस बोट वेसल एंड इट्स एंसिलरी सर्विसेज। अगर हाउस बोट या फिर वेसल या उससे रिलेटेड सर्विसेज हो रही हैं और उसी में लॉजिंग अकोमोडेशन दी जा रही है, जैसे ये सब कहाँ होता है? दिस इज वेरी मच प्रेवलेंट इन द केस ऑफ केरला, तमिलनाडु वगैरह में बहुत होता है। गोवा में
even in Mumbai you can hire certain boats and you can stay in those boats for overnight या जितने number of nights के लिए. तो उस केस में क्या होगा, कैसे डिवाइड करोगे आप, हाउ विल यू डिवाइड द अमाउंट जो भी आपका बिलिंग होगी, तो उसमें रेशियो कैसे लिया जाएगा, द टाइम दैट इज स्पेंट बाय द बोट या वेसल इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑन द बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन मेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. उसके बेसिस पे आप कैसे डिवाइड करोगे, टोटल बिल को एलोकेट करोगे डिफरेंट स्टेट्स में. ठीक है, तो डिफरेंट स्टेट्स में अगर केरला से तमिलनाडु बोट चली गई, बोट वहाँ से आगे गोवा चली गई, तो ये सब अगर हो रहा है तो रेशियो कैसे लेंगे हम, टाइम दैट इज स्पेंट बाय द बोट या वेसल इन ईच सच स्टेट, वो टाइम के रेशियो के बेसिस पे. एंड वो कहाँ लिखा होता है, वो एक जो सर्विस प्रोवाइडर जो कि सप्लायर है वो अपने डिक्लेरेशन में पहले से ही दे के रखता है कि हम 1 या 2 रातें इस स्टेट में गुजारेंगे, अगली 2 रातें अगली स्टेट में गुजारेंगे, ऐसा. ठीक. सो 12.3 इज कंप्लीट. 12.3 वाज पर्टेनिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, बोट, वेसल. उसमें अगर कोई लॉजिंग अकोमोडेशन कर रहा है या इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटेड कोई सर्विसेज हैं, उस केस में हमने पूरा का पूरा सिनेरियो देख लिया है. रूल 4 भी देख लिया है IGST रूल्स का. बाय द वे ध्यान रखना, ये चीज़ भी रूल 4 में ही कवर्ड है, ये भी रूल 4 में ही दी हुई है. इससे ऊपर वाली चीज़ ये भी रूल 4 में ही दी हुई है, ये चीज़ भी रूल 4 में ही दी हुई थी. कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी, नॉन कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी एंड बोट वेसल. चलो आगे आ जाओ. 12.4 क्या बोलता है, 12.4 हमने तब लगाना है अगर द टाइप ऑफ सर्विस दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इज अ रेस्टोरेंट सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ सर्विसेज. इस केस में लोकेशन क्या मानी जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है, लोकेशन वेयर सच सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड. तो चाहे किसी ने भी बुकिंग कहीं से भी करी हो, बट जो इंसान अपना काम कराने, मान लो खाना खाने उस रेस्टोरेंट में जाएगा, तो वो रेस्टोरेंट की सर्विस जहाँ दी जा रही है वही स्टेट या यूनियन टेरिटरी ली जाएगी एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. कोई अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करा रहा है, फिटनेस करा रहा है, जिम जा रहा है, हेल्थ सर्विसेज ले रहा है, तो वो जिम जहाँ है ना, या फिर वो जो पर्सनल ग्रूमिंग जहाँ होती है ना जिस स्टेट में, वो ही ली जाएगी एज द प्लेस ऑफ सप्लाई. Next is 12.5. 12.5 applies when there is a training and performance appraisal kind of services being provided. उसमें B2B के केस में क्या होता है, place of supply लिया जाता है as the location of the registered recipient of the service. अगर B2B सप्लाई हो रहा है, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, अरे होता है ना ICI का ये सब जैसे होता है, ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड ऑल दिस MCS ट्रेनिंग जो होती है, व्हाट डज ICI डू, ICI हायर्स थर्ड पार्टीज एंड उनको बोलता है कि आप यहाँ हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दो 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, वट. तो वो जो B2B अगर हो रहा है, if ICI is also registered under GST and the other body that is providing these training services is also registered, तो उस केस में place of supply is the location of the registered recipient of service. तो जो भी ICI का जो भी उस particular branch का जो registration होगा, जिस state में होगा, उसका लोकेशन माना जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, बिकॉज सर्विसेज वहां प्रोवाइड हो रही हैं, देयर इज द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट लोकेटेड. और अगर B2C का केस है, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विसेज में, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेस वेयर द सर्विस इज एक्चुअली परफॉर्म, जहां पर भी वो ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है. ओके. 12.6 में आते हैं. 12.6 इज रिगार्डिंग एडमिशन टू इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स एंड अदर प्लेसेस. इसमें क्या टाइप्स ऑफ प्लेसेस में एडमिशन की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं जो कवर्ड हैं, वो है एक तो कल्चरल टाइप का कोई फंक्शन हो रहा है, स्पोर्टिंग, आर्टिस्टिक, एजुकेशन, साइंटिफिक, एंटरटेनमेंट इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स या अदर प्लेसेस, एंड सर्विसेज एंसिलरी टू एडमिशन आर ऑल्सो कवर्ड. तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, जहां पर भी वो आर्टिस्टिक, कल्चरल, स्पोर्ट इवेंट जो भी हो रहा है, एग्जैक्टली जहां हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट में आप या यूनियन टेरिटरी में आप लोगे एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, या फिर वेयर द पार्क और अदर प्लेसेस लोकेटेड, जहां पर भी वो चीज है. 12.7 अगर देखें तो कहां लगता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट. तो मतलब अगर मैं बात करूं 12.6 की, 12.6 वॉज टेकिंग केयर ऑफ ओनली एडमिशन टू इवेंट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, उनको सिर्फ एडमिट कराने का, एंट्री फीस बोलूं तो इसमें यहां लिख देता हूं एंट्री फी, फॉर एग्जाम्पल एंट्री फीस पर GST लगाना. और ये एक्चुअल जो ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट, वो टाइप की सर्विसेज हैं जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं किस चीज़ के, कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट के. तो इसमें ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट एक टाइप ऑफ सर्विस कवर्ड है, एंड असाइनिंग स्पॉन्सरशिप टू इवेंट, स्पॉन्सरशिप का अगर क्वेश्चन आया तो वो भी, उसमें भी 12.7 लगेगा. तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या ली जाती है, देखो अगर B2B सप्लाई हो रही है, जो ऑर्गेनाइजर है और जहां जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है, दोनों के दोनों रजिस्टर्ड हैं, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज गोइंग टू बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई.
एंड अगर B2C हो रही है, जो ऑर्गेनाइजर है वो तो रजिस्टर्ड है, लेकिन जिसका इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड अगर नहीं है, और उसमें भी पहले देखेंगे अगर इवेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, तो लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड वो मानी जाएगी एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज गोइंग टू काउंट एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। इसमें देखो कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन या अदर सिमिलर इवेंट्स आर ऑल्सो कवर्ड, ठीक है। एंड कॉम्पोजिट सप्लाई मानी जाएगी अगर एंसिलरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करी जा रही हैं, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड और सर्विसेज भी दी जा रही हैं, तो वो भी इसी में कॉम्पोजिट सप्लाई वाले कंसेप्ट के अंडर में कवर हो जाएगी। इफ इवेंट एटसेट्रा इज ऑर्गेनाइज्ड इन मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी, देखो भाई इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन में अगेन वही वाला केस आ गया, अगर एक ही इवेंट मैनेजर को ऑर्गेनाइजर को हायर किया गया है एंड मोर देन वन स्टेट में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं इवेंट्स, उस केस में हम पूरी बिलिंग को कैसे एलोकेट करें डिफरेंट स्टेट्स में, उसमें अगेन सबसे पहले तो क्या फॉलो करेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज। बट इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज, देन व्हाट विल यू रेफर टू, यू विल रेफर टू रूल नंबर 5 ऑफ IGST रूल्स। रूल नंबर 5 क्या बोलता है, बहुत ही आसान सी चीज बोलता है यू कैन यूज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब जो आपका नॉर्मली आप बुक कीपिंग में जैसे रिकॉर्ड करोगे ना उसको वैसे ही मान लेंगे हम। आप अक्रूवल सिस्टम पे, कैश सिस्टम पे जैसे भी करते हो, उसमें जैसे भी अपनी बुक्स में आप डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एलोकेशन करोगे ना, हम वैसे ही मान लेंगे, चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक रूल 5 इज वेरी इजी, कुछ नहीं है रूल 5 में। अब देखो 12.8 आता है, 12.8 कब लगता है, किस टाइप की सर्विस पे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूड, ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विस पे लगता है। और ट्रांसपोर्टेशन भी किसका, गुड्स का, नॉर्मली जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है गुड्स का एक जगह से दूसरी जगह, लॉरी के थ्रू, रेलवेज के थ्रू वगैरह वगैरह। तो अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और उसमें देखो मेल भी कवर्ड, बाय मेल, पोस्टल सर्विसेज, कुरियर वगैरह ये सब कवर्ड है, तो उसमें देखो क्या है, मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ इसमें, इस हियर इन द केस ऑफ 12.8 गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज गोइंग टू बी योर सप्लायर। तो ध्यान रखना, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इज द सप्लायर तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई आप रूल सेक्शन 12.8 लगाकर निकालोगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पर क्या होती है, अगर देखो B2B हो रहा है, अगर GTA जो है वो भी रजिस्टर्ड है और आप जो रेसिपिएंट है वो भी रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट इज गोइंग टू बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड अगर B2C है देन लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जहां पर भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने हैंड ओवर दिया इन गुड्स का कि ये लो सर ये ट्रांसपोर्ट करके ले जा लो, वो वाली जगह विल काउंट एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ B2C। हैंड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ट्रांसपोर्टर, ठीक है। आई होप देयर इज नो एम्बिग्युइटी हियर। इफ गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, अगर बाहर ले जाया जा रहा है गुड्स को, तो फिर देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी योर डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, जहां पर भी ले जाया जा रहा है वो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। नेक्स्ट इज 12.9 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कवर्ड होती हैं 12.9 में। इसमें देखो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की पहले मैंने हेडिंग बनाई है नेचर ऑफ सप्लाई, देन आई हैव मेंशन्ड कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो क्या होगी और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो क्या होगी। मतलब अगर ये B2B है या अगर B2C है तो दोनों में कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। नॉर्मली मैंने बोला अगर पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज गोइंग टू बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, वेरी सिंपल। एंड अगर आपका रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है देन लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स मतलब कम्स ऑन बोर्ड, चढ़ता है जब उस व्हीकल पे, रेलवे पे, उस पे, मेट्रो पे, बस पे, जिस पे भी चढ़ता है, तो वहां पर जैसे ही वो चढ़ेगा जिस जगह से ऑन द कन्वेंस फॉर कंटिन्यूअस जर्नी, जहां पर भी वो चढ़ेगा वो जगह मानी जाएगी एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, एक ऐसी सर्कमस्टेंस भी होती है, कभी कभी पास बनवा लेते हैं लोग अपना फॉर ट्रैवल, जैसे कि दिल्ली का मेट्रो कार्ड होता है, किसी बस का पास होता है फॉर अ सर्टेन टाइम, वो पास बनवा के रख लेते हैं और उसमें अभी कहाँ जाने वाला है वो इंसान, उसमें हमको अभी पता नहीं होता क्योंकि वो फ्यूचर में अभी उस पास को यूज करके ट्रैवल करेगा। तो उस केस में व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर देखो आपका रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जो भी उसकी लोकेशन है वही जहाँ जिस स्टेट में भी रजिस्टर्ड है वो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो देन द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल इन द सप्लायर्स रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जो भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन जहां पर भी लोकेटेड है और उसने अपनी जो एड्रेस बताया है सप्लायर ऑफ सर्विस को, बस वाले को या मेट्रो के टाइम पे जो भी अपनी लोकेशन बताई है वो मान ली जाएगी एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर उसने वो नहीं बताई है, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस पता ही नहीं है, तो देन द लोकेशन ऑफ सप्लायर ओनली इज गोइंग टू बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके,
Onward journey and return journey are to be treated as separate journeys here, even if the tickets of both are issued at the same time. ध्यान रखना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में onward journey and return journey are both counted as two separate journeys. 12.9 is complete. Now comes 12.10. सेक्शन 12 का 10वां सब सेक्शन क्या बोलता है? सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, यानी कि वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, मोटर व्हीकल के अंदर अगर कोई चीज बेची जा रही है, कोई चीज सॉरी नॉट गुड्स, सर्विस अगर बेची जा रही है, तो उस केस में क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई. देखो गुड्स के केस में तो हमने सेक्शन नंबर 10 में कर लिया था. ऑन बोर्ड अ कन्वेंस में वेन एवर दैट थिंग इज टेकन ऑन बोर्ड, वो मान लिया था हमने वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई. बट सेक्शन नंबर 12.10 इज टॉकिंग अबाउट सर्विसेज बीइंग सप्लाइड इनसाइड द ऑन बोर्ड अ कन्वेंस. तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर दैट जर्नी. जो भी पहला पॉइंट होगा जहां से वो बस या जहां से वो ट्रेन, जहां से भी वो मोटर व्हीकल निकलेगा, वो जगह मानी जाएगी एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई. मैंने लिख भी दिया है. प्लेस ऑफ सप्लाई रिमेंबर करो, प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस वाज लोकेशन एट विच दे आर टेकन ऑन बोर्ड. सेक्शन नंबर 10(1)(e) में हमने कर लिया था ये ऊपर. सेक्शन नंबर 12-11 इज टॉकिंग अबाउट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में आपको टोटल सर्विस 3 पार्ट्स में डिवाइड करके चलनी है. एक तो इसमें रेसिपिएंट, ध्यान रखना कोई भी पर्सन हो सकता है, ये एयरटेल, जियो वगैरह जितने भी हैं, दीज आर द सप्लायर्स एंड एनी पर्सन कैन बी द रेसिपिएंट, आपके मेरे जैसे लोग. तो सर्विसेज दैट आर गोइंग टू बी कवर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. एक तो होती है फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइंस एंड लीज्ड सर्किट्स एंड इंटरनेट नेट लीज सर्किट, मतलब केबल रिलेटेड या वायर रिलेटेड सर्विसेज जिसमें इंटरनेट की तार घर तक आती है. एक तो वो टाइप की सर्विस हो जाती है. दूसरी टाइप की सर्विस होती है पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन की सर्विस या पोस्टपेड इंटरनेट कनेक्शन की सर्विस. तीसरी टाइप की सर्विस जो सी मैंने बनाया वो है प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन की सर्विस या प्रीपेड इंटरनेट एंड डीटीएच सर्विसेज. तो फर्स्ट इज वायर रिलेटेड सर्विसेज, सेकंड इज पोस्टपेड, थर्ड इज प्रीपेड. ऐसे याद कर लेते हैं. प्लेस ऑफ सप्लाई ए के केस में वायर रिलेटेड सर्विसेज में जो इंटरनेट आपके घर तक तार आती है, उस केस में क्या लोकेशन ऑफ क्या माना जाएगा? लोकेशन वेयर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज्ड सर्किट या केबल कनेक्शन या डिश एंटीना इज इंस्टॉल्ड. जहां पर भी ये कनेक्शन इंस्टॉल्ड है वही जगह मानी जाएगी एज द प्लेस ऑफ सप्लाई. पोस्टपेड कनेक्शन में क्या माना जाता है फिर? पोस्टपेड कनेक्शन में लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर इज गोइंग टू बी काउंटेड एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई. लोकेशन ऑफ सप्लायर इफ द एड्रेस इज नॉट अवेलेबल. मैंने क्या बोला है? सबसे पहले तो पोस्टपेड में क्या लिया जाएगा? जो भी बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट बताया था, उसने लोकेशन बताई थी, वही मान ली जाएगी एज द प्लेस ऑफ सप्लाई. बट अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या माना जाए? अगर रेसिपिएंट ने अपनी लोकेशन बताई ही नहीं है तो क्या माना जाए? देन लोकेशन ऑफ सप्लायर इफ द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट वाज नॉट अवेलेबल, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई. अच्छा, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन, प्रीपेड इंटरनेट डीटीएच सर्विसेज के लिए मैंने लिखा है सी बिलो. अच्छा, क्या है भाई? सी को थोड़ा खोल दिया है मैंने. सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू सेलिंग एजेंट, रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर अगर है, जो कि सेलिंग एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं, जैसे ऑथराइज्ड एजेंट होते हैं, जैसे एयरटेल का ऑथराइज स्टोर होता है, वहां से अगर प्रीपेड सिम बिक रहे हैं और उस पर जीएसटी चार्ज होना है, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट या रीसेलर माना जाएगा. जहां पर वो एयरटेल का स्टोर है ना, जो भी वो एयरटेल के स्टोर की लोकेशन है ना, या जो भी वो जियो के स्टोर की लोकेशन है, वो मान ली जाएगी एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई. Then what about the services that are provided by any person to a final subscriber? जैसे कि रिचार्ज कूपन बेचा जाता है जो नॉर्मल दुकानों पर मिलता है, उस केस में लोकेशन वेयर सच प्री पेमेंट इज रिसीव्ड और सच वाउचर्स आर सोल्ड, वो लोकल मोबाइल शॉप जहां पर वो वाउचर बिक रहे हैं ना, जो रिचार्ज कार्ड नहीं होते जो स्क्रैच करके आप कोड देख के फिर डालते हो, रिचार्ज करते हो, जहां पर भी वो बिक रहे हैं ना, दैट प्लेस इज गोइंग टू बी काउंटेड एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई. प्रीपेड सर्विसेज, द पेमेंट फॉर विच इज मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, जो आप ऑनलाइन अपने फोन से खुद ही ऐप के थ्रू रिचार्ज कर लेते हो अपना ही फोन, उस केस में क्या है? उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द सप्लायर्स रिकॉर्ड्स इज गोइंग टू बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. नाउ आई हैव टोल्ड यू अदर केसेस ऑल्सो जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई नीड्स टू बी फाउंड आउट. प्लेस ऑफ सप्लाई मैं कह रहा हूँ इसके अलावा, मान लो प्रीपेड में इसके अलावा और भी अगर केसेस हैं विच आर नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ दीज 3 पॉसिबिलिटीज, देन इन दोज अदर केसेस योर प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी, मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रीपेड के ही केस में अदर केसेस अगर होते हैं तो उसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द सर्विस इन द सप्लायर्स रिकॉर्ड्स, और अगर वो नहीं है देन लोकेशन ऑफ सप्लायर इफ दैट एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल. वो तो आप जनरल रूल लेके ही चलो. ओके. In the case of A above, वो wire related, circuit related services,
If leased circuit is installed in more than one state or union territory and consolidated amount of is charged for the service, मतलब एक ही तार एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगले स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में जा रही है और सभी स्टेट्स में वो तार यूज हो रही है, वो लीज्ड कनेक्शन यूज हो रहा है, तो उस केस में हम किस प्रपोर्शन में कॉन्ट्रैक्ट में सर्विसेज को डिवाइड करें. तो मैंने सबसे पहले तो वही बोला है कि एज पर कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड बिटवीन द पार्टीज, उसके बेसिस पे डिवाइड होगा. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज में है ही नहीं, देन वी विल अप्लाई रूल नंबर 6 ऑफ IGST रूल्स. क्या बोलता है रूल नंबर 6? बोलता है देन यू डिवाइड द टोटल बिलिंग इनटू डिफरेंट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर लाइंग इन ईच स्टेट. वो लीज्ड सर्किट के जो पॉइंट्स होते हैं ना, ब्रेकेज पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स जिस स्टेट में जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उस हिसाब से आप डिवाइड करोगे, उस रेशियो में टोटल बिलिंग को डिवाइड करोगे. एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो एक रेसिपिएंट है, कोई भी बिजनेस है, उसके 2 ऑफिसेज हैं, एक दिल्ली ऑफिस है और एक बम्बई ऑफिस है. जो लीज सर्किट है वो दिल्ली से निकल के पूरा बम्बई तक जाता है. तो 2 स्टार्टिंग पॉइंट इसका कहाँ से है? दिल्ली से है, और एंड पॉइंट कहाँ है? बम्बई में है. तो बीच में कोई और पॉइंट्स एक्स्ट्रा नहीं है, तो देन द रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1 हियर, सिंस ईच स्टेट हैड ओनली 1 पॉइंट लाइंग इन इट. अगर मान लो रेसिपिएंट के 3 ऑफिसेज हैं, एक चेन्नई में है, एक बैंगलोर में है, एक मैसूर में है, तो तमिलनाडु में कितने पॉइंट हुए? एक ही पॉइंट हुआ. लेकिन कर्नाटका में एक और पॉइंट हो गया एंड मैसूर में एक और पॉइंट हो गया. तो तमिलनाडु इज टू कर्नाटका इज गोइंग टू गिव यू अ रेशियो ऑफ 1:2 बिकॉज 2 पॉइंट्स आर लाइंग इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड 1 पॉइंट इज लाइंग इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु. ऐसा एग्जाम में आपको दिया होगा कि इस लीज्ड सर्किट का कितने पॉइंट्स किस स्टेट में है. ठीक है, अकॉर्डिंगली उस रेशियो में आप डिवाइड कर लोगे रूल नंबर 6 के हिसाब से. इंटरमीडिएट पॉइंट शैल ओनली बी काउंटेड इफ बेनिफिट ऑफ लीज सर्किट इज अवेलेबल देयर. मैंने वही कहा, अगर बैंगलोर में भी या फिर मैसूर में भी बेनिफिट मिल रहा है लीज सर्किट का, तो ही आप इंटरमीडिएट पॉइंट काउंट करोगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्विस इज 1212 विच इज गोइंग टू बी बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज. इसमें ATM से पैसा निकालने वाली सर्विस भी काउंट हो जाती है. इसमें रेसिपिएंट जो होता है कोई भी पर्सन हो सकता है आपके मेरे जैसा. तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वेयर इट इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. और अगर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर इटसेल्फ. एग्जाम्पल वेयर द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल विद बैंक का एग्जाम्पल दिया मैंने. इफ अ रेसिपिएंट विजिट्स एंड टेक सर्विस ऑफ अ बैंक से टू गेट अ DD मेड, डिमांड ड्राफ्ट मेड, एंड इफ रेसिपिएंट डज नॉट हैव अकाउंट विद सच बैंक, तो बैंक के पास उसका एड्रेस तो नहीं होगा ना. उस केस में द लोकेशन ऑफ सप्लायर इज गोइंग टू बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई. 1213 के केस में, इंश्योरेंस सर्विसेज के केस में, व्हाट इज गोइंग टू बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई? सेक्शन 1213 इंश्योरेंस सर्विसेज पे लगता है और बोलता है कि B2B के केस में अगर रेसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. एंड B2C के केस में, देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर. वेरी सिंपल. एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू द गवर्नमेंट, ये लास्ट टाइप ऑफ ऑलमोस्ट लास्ट टाइप ऑफ सर्विस ही है. 1214 एडवर्टाइजमेंट सर्विस कोई दे रहा है गवर्नमेंट को, मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट छाप रहा है. जैसे पोलियो से रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड, ये सब जो बैनर्स छपते हैं, एड रिलेटेड स्टफ छपता है, रेडियो में अनाउंसमेंट हो रहा है, टीवी में अनाउंसमेंट हो रहा है, तो कोई तो सप्लायर, कोई तो एड कंपनी होगी ना जो गवर्नमेंट के लिए एड वैड छाप के देती है. तो अगर ये एड्स वगैरह छापने वाली कोई कंपनी है जो गवर्नमेंट बॉडीज या गवर्नमेंट को ऐसी सर्विसेज दे रही है, तो उसकी सर्विसेज कैसे डिवाइड करनी है बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स या बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, कैसे पता लगेगा किस स्टेट की गवर्नमेंट ने उसका कितना बेनिफिट उठाया है. तो उसमें आपने क्या देखना है, मैंने बोला अगर सप्लायर है एड कंपनी और वो एड सर्विस दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टैट्यूटरी बॉडीज को, लोकल अथॉरिटी को, जो कि एक्चुअली में दीज एड्स आर गोइंग टू बी मेंट फॉर द स्टेट्स, सेपरेट स्टेट्स. ये एड्स डिफरेंट स्टेट्स में चलेंगी. These are meant for state and union territories identified in the contract. मान लो ऐसे 4 या 5 स्टेट्स हैं ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड हैं कि इन्हीं स्टेट्स में ये एड्स चलेंगी. Then the place of supply is going to be each such state या union territory where the ad is broadcast, run, played या disseminated. जहाँ जहाँ वो बैनर छपे हैं, जहाँ जहाँ वो एड टीवी पे चल रहे हैं, उस स्टेट में टेलीकास्ट हो रहे हैं लोकल चैनल पे, वहाँ के हिसाब से उस कॉन्ट्रैक्चुअली आप उसको डिवाइड करोगे टोटल सर्विसेज को डिफरेंट स्टेट्स के रेशियो में. मैं कह रहा हूं लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, डिफरेंट स्टेट्स अग्रीड अपॉन है ही नहीं, देन व्हाट विल यू डू? देन यू विल अप्लाई रूल नंबर 3 ऑफ IGST रूल्स. रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 यहाँ कैटेगरी A से शुरू है. इसमें आप पहले तो अपनी एड कंपनी जो है अपनी टाइप ऑफ सर्विसेज को डिवाइड कर ले डिफरेंट कैटेगरी में. पहली टाइप की कैटेगरी होती है न्यूज़पेपर से रिलेटेड एड में, पब्लिकेशन से रिलेटेड एड, या प्रिंटेड मटेरियल जैसे कि पैम्फलेट, लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर्स वगैरह छापना, होर्डिंग्स छापना, प्रिंटेड मटेरियल, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन छापना.
ये होर्डिंग्स भी कवर हो गया। इस केस में फिर रेशियो क्या लिया जाएगा डिफरेंट स्टेट्स का, मैंने लिखा है अमाउंट दैट इज पेबल फॉर पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, पहला, एड्स इन ऑल एडिशंस ऑफ न्यूज पेपर पब्लिकेशन विच आर पब्लिश्ड इन ईच सच स्टेट या यूनियन टेरिटरी। जिस डिफरेंट स्टेट में वो न्यूज़पेपर बंटता है छपकर या वो पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और उस न्यूज़पेपर या पब्लिकेशन के सब एडिशंस, ऑल एडिशंस इन दैट स्पेसिफिक स्टेट, तो उस हिसाब से आप एलोकेट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूज़पेपर, या अगर पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ऑल एडिशंस ऑफ दैट न्यूज़पेपर या पब्लिकेशंस इन डिफरेंट स्टेट्स, उसके हिसाब से आप बाइफरकेट करोगे। अच्छा, अगर एड मटेरियल है, पैम्फलेट्स वगैरह है, तो फिर आप उसमें कैसे डिवाइड करोगे, जो मैंने ऊपर 2 लिखा था, ये जो पैम्फलेट वगैरह है इसको कैसे डिवाइड करोगे, उसमें आप डिफरेंट स्टेट्स में कितने नंबर ऑफ पैम्फलेट्स बांटे गए हैं उसका एक रिकॉर्ड रहेगा, नंबर ऑफ पैम्फलेट्स कितने बांटे गए हैं उसके बेसिस पे आप रेशियो डिवाइड करोगे डिफरेंट स्टेट्स में। एंड अगर होर्डिंग्स छापी हैं तो होर्डिंग्स के बेसिस पे कैसे करोगे, होर्डिंग्स कैसे पता लगेगा, तो मैंने बोला होर्डिंग्स में जितने नंबर ऑफ होर्डिंग्स उस पर्टिकुलर स्टेट में लाई कर रहे हैं, उन नंबर ऑफ होर्डिंग्स के बेसिस पे आप रेशियो डिवाइड कर लोगे। जैसे हरियाणा में अगर 10 होर्डिंग है, दिल्ली में 4 ही होर्डिंग है, तो रेशियो आप हो जाएगा 10:4। ठीक, अब आगे आ जाओ कैटेगरी बी। कैटेगरी ए वॉज डीलिंग विद द प्रिंटेड मटीरियल वाली सर्विसेज। अब कैटेगरी बी कौन से टाइप की एड्स होती हैं, जैसे ट्रेन वगैरह में एड्स चिपकी हुई होती हैं, पैम्फलेट्स लगे होते हैं, ट्रेन में चिपके हुए होते हैं, यूटिलिटी बिल के पीछे, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे ऐड होती है, रेलवे टिकट्स के पीछे ऐड होती है। तो ये इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो एड्स आपको दिख रही हैं उनका रेशियो भी मैंने सामने दिया हुआ, कैसे डिवाइड करोगे। अगर ट्रेन में ऐड छप रही है तो रेलवे ट्रैक का जितना लेंथ है इन ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी, उसके रेशियो के बेसिस पे आपका क्या होगा, बाइफरकेशन होगा आपके सर्विसेज का इन डिफरेंट स्टेट्स। जितना रेलवे ट्रैक्स का लेंथ है, मतलब अगर दिल्ली में जितने भी किलोमीटर्स का रेलवे है ट्रैक है, और हरियाणा में जितने भी किलोमीटर्स का रेलवे ट्रैक है, उत्तराखंड में जितने भी किलोमीटर्स का रेलवे ट्रैक है, उसके रेशियो पे आप उसको डिवाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द एड्स दैट जो छप रही हैं, ट्रेन में चिपक रही हैं, आपको एड्स में दिखती हैं, ट्रेन के अंदर छपी हुई होती है एड्स, कोविड रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें, गवर्नमेंट की स्कीम्स से रिलेटेड एंड ऑल दैट। एड ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स, यानी कि ऑयल एंड गैस कंपनीज वगैरह जैसे छाप देती हैं एड्स, उसमें आप कैसे रेशियो डिवाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर्स हैविंग बिलिंग एड्रेस इन दैट स्पेसिफिक स्टेट यूनियन टेरिटरी। जितने कंज्यूमर्स हैं उस स्टेट में, हैविंग बिलिंग एड्रेसेस इन दोज स्टेट्स, उसके हिसाब से आप डिवाइड करोगे। अगर मान लो 1000 कंज्यूमर्स हैं एक पर्टिकुलर स्टेट में, 4000 कंज्यूमर्स हैं गैस, उसी गैस कंपनी के, दूसरे स्टेट में 10,000 कंज्यूमर है तीसरे स्टेट में, तो उसी रेशियो में, इन्हीं हज़ारों के रेशियो में आप डिवाइड करोगे। रेलवे की अगर टिकट्स हैं तो कितना है, रेलवे की टिकट्स में अगर ऐड छप रही है तो उसके कैसे रेशियो डिवाइड करोगे। देन पहले देखो, ध्यान रखना, अगर ट्रेन के अंदर ऐड छप रही है तो लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक लेना है। अगर रेलवे टिकट के ऊपर ऐड छप रही है तो देन द नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस इन ईच सच स्टेट यूनियन टेरिटरी के बेसिस पे आप डिवाइड करोगे। ओके, कैटेगरी सी टाइप ऑफ एड्स जो चलती हैं वो जैसे रेडियो स्टेशंस पे चलती हैं, सिनेमा हॉल्स पे, टीवी चैनल, इंटरनेट, एसएमएस के थ्रू एड्स आती हैं, उसको आप गवर्नमेंट के डिफरेंट स्टेट्स में कैसे डिवाइड करोगे, कितना एलोकेट करोगे। तो रेडियो स्टेशन में आपको देखना है, रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज अ पार्ट ऑफ ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि ये वाला रेडियो स्टेशन सिर्फ महाराष्ट्र में ही है और इसमें ऐड आ रही है, तो भाई ठीक है ना, उस ऐड के लिए, वो महाराष्ट्र में जो ऐड आ रही है, जितना भी आपने उसके लिए पे किया, दैट होल अमाउंट इज गोइंग टू बी एलोकेटेड टू महाराष्ट्र। या फिर अगर कोई रेडियो स्टेशन है जो कि है ही सिर्फ देहरादून का, या जैसे देहरादून लाइज इन उत्तराखंड, तो देन वो पूरा का पूरा रेवेन्यू जो है, पूरा का पूरा अमाउंट है, बिलिंग है, वो पूरी उत्तराखंड को एलोकेट हो जाएगी। तो रेडियो स्टेशन जो के नाम से ही पता लग जाता है कि वो किस स्टेट में चलता है, किस स्टेट में उसका जो ऐड है, उसके अनाउंसमेंट्स हैं सुनाई देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू विल एलोकेट इन दोज स्टेट्स। सिनेमा हॉल्स के केस में जितने भी नंबर ऑफ सिनेमा हॉल्स हैं इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी, उसके बेसिस पे आप बाइफरकेट करोगे। अगर ऐड चल रही है टीवी चैनल पे या इंटरनेट के थ्रू या एसएमएस के थ्रू, तो रेशियो क्या लिया जाएगा, मैंने आपको बोला है ऊपर ये 9, 10, 11 के केस में रेशियो लिया जाएगा। अगर टीवी में ऐड चल रही है तो व्यूअरशिप फिगर्स के बेसिस पे, अगर इंटरनेट में है तो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स इन ईच स्टेट के बेसिस पे, एंड टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स कितने हैं, एसएमएस से अगर ऐड चल रही है तो टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स कितने हैं इन ईच स्टेट यूनियन टेरिटरी, उसके हिसाब से आप लोगे। बट ये फिगर्स कब कब के लेने हैं, वीएफ का फिगर, आईएस का फिगर और टीएस का फिगर कब कब लेना है। व्यूअरशिप फिगर अगर है तो यू हैव टू टेक इट एज ऑन द लास्ट वीक ऑफ द प्रेसीडिंग क्वार्टर टू बी टेकन फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर्स कैलकुलेशन।
ठीक है, पिछले क्वार्टर की लास्ट वीक का जो व्यूअरशिप फिगर दिया होगा वो लेना है अगले क्वार्टर की के बाइफर्केशन के लिए। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स का लेना है लास्ट क्वार्टर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स कैलकुलेशन। अगले साल की कैलकुलेशन के लिए पिछले साल के लास्ट क्वार्टर के जो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के फिगर गवर्नमेंट छापती है उसको आप ले लेना डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से। एग्जाम में सब दिया होगा आपको क्वेश्चन में अगर आएगा तो। एंड आपका लास्ट बचा टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स, एसएमएस वाली अगर सर्विसेज है तो उसमें टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स आप लोगे प्रीसीडिंग क्वार्टर्स फिगर्स फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर कैलकुलेशन। अगले क्वार्टर की कैलकुलेशन के लिए पिछले प्रीसीडिंग क्वार्टर की कैलकुलेशन के फिगर्स आप लोगे। अगर VFIS और TS फिगर्स एज अ केस में भी आर गिवन फॉर अ रीजन कंप्राइजिंग ग्रेटर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, एक से ज्यादा स्टेट यूनियन टेरिटरी कवर्ड है विद इन दोज व्यूअरशिप फिगर्स जो आपको दिए हुए हैं, then you need to divide the figures of such region further based on the population of the state and union territory as per the latest census. Then different areas जो cover हो रहे हैं, मान लो एक ही फिगर दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल व्यूअरशिप फिगर दिया हुआ है जिसमें दिल्ली एंड यूपी दोनों के व्यूअरशिप फिगर एक ही दिया हुआ है, मान लो 20 इज योर फिगर, एंड ये 20 में अब मैं को अगर दिल्ली में कितना एलोकेट करूँ और यूपी में कितना एलोकेट करूँ, तो दिल्ली में आप एलोकेट करोगे, मान लो दिल्ली और यूपी की पॉपुलेशन का जो रेशियो है वो है 1:3। अगर 1:3 इज द रेशियो तो मैं 20 को 1:3 में डिवाइड कर दूंगा। दिल्ली में एक हिस्सा जाएगा 20 का एंड यूपी में 3 हिस्से जाएंगे 20 के। ओके, ऐसे करोगे आप डिवाइड। ये मैंने एक भी इलस्ट्रेशन नहीं कराया मेरे अभी तक इस पार्ट में। यू हैव टू डू ऑल द इलस्ट्रेशंस फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल। प्लीज don't skip any illustration in study, तभी आप ये प्रोविजंस बेस्ट तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ओके, so section number 13 of the IGST Act talks about place of supply of services where the location of supplier या फिर location of the recipient are outside India। इसमें भी सबसे पहला जो हम प्रोविजन देखेंगे वो है सेक्शन नंबर 13(2). सेक्शन नंबर 13(2) लगता ही तब है जब सेक्शन नंबर 13(3) से लेके सेक्शन नंबर 13(13) तक के प्रोविजंस नहीं एप्लीकेबल होते हैं। सो प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन नंबर 13(2) प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाती है? रेसिपिएंट का लोकेशन माना जाता है इफ इट इज अवेलेबल। So if it is not available, then location of the recipient अगर नहीं available है in the ordinary course of business, then place of supply is going to be then the location of the supplier. अब आ जाते हैं 13(3) से लेके 13(13) तक। 13(3) talks about performance based services। कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो इस तरीके से कंट्रोल्ड होती हैं, उनका मतलब डिफाइनिंग फैक्टर होता है दैट इट इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन समथिंग लाइक अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, असेंबली सर्विस, या फिर कंप्यूटर्स वगैरह का सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज। ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज मानी जाती हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स दिए, इनको दिमाग में रखना एंड ये प्रोविजन सेक्शन 13(3) का वैसे पढ़ना। इफ यू लुक एट द 2 कॉलम्स, नेचर ऑफ सप्लाई ऑन द लेफ्ट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई ऑन द राइट। नेचर ऑफ सप्लाई में अगर मैंने सबसे पहले लिखा है सर्विसेज रिक्वायरिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसी सर्विसेज जिसमें फिजिकली जो भी पर्सन परफॉर्म कर रहा है वो सर्विस फिजिकली उसको प्रेजेंट होना ज़रूरी है, एंड वो किस चीज़ पर जिस चीज़ पर भी वो परफॉर्म कर रहा है वो चीज़ वहाँ होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन को रिपेयर किया जा रहा है तो वो छोटी मशीन या जैसी भी मशीन है वो मशीन जहाँ अगर इंडिया में होगी या जहाँ पर भी होगी उसको वहीं पर ही रिपेयर किया जाएगा। So wherever the services require physical presence of goods, then location where the service is performed is to be counted as the place of supply. Whatever is the location where the service is to be performed, वो ही मानी जाएगी place of supply. इसका एक या दो एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन इसमें आता है सर्विस विद रिस्पेक्ट टू गुड्स टेम्परेरली इंपोर्टेड इनटू इंडिया प्योरली फॉर रिपेयर, ट्रीटमेंट या प्रोसेस एंड नो अदर पर्पस। मतलब बाहर है, कोई मशीन बाहर की है और इंडिया में लाई गई है जिससे कि इंडिया में सिर्फ रिपेयर की जाए और वापस बाहर भेज दी जाए आफ्टर द रिपेयर वर्क इज डन। उस केस में परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? उस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वेयर अवेलेबल वो माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल देन यू टेक लोकेशन ऑफ सप्लायर एज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शन नंबर 2,
Service that is supplied is supplied from a remote location by electronic means with respect to goods. जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वगैरह में कोई प्रॉब्लम है, उसको दूर से ही, जैसे एनी डेस्क पे लेके या जो रिमोट कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको उनके थ्रू इंटरनेट के ही थ्रू एक कोई यूएस में बैठा हुआ बंदा इंडिया के लैपटॉप को रिपेयर कर सकता है सॉफ्टवेयर को, या इंडिया में बैठा हुआ बंदा कोई यूएस में या किसी भी दूसरी कंट्री में बैठे हुए इंसान का सॉफ्टवेयर रिपेयर कर सकता है थ्रू द इंटरनेट. सो रिमोट लोकेशन से जब भी काम होता है, देन लोकेशन वेयर द गुड्स आर लोकेटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, जिस चीज़ को भी रिपेयर किया जा रहा है, जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर वो चीज़ है, और उस चीज़ को दूर बैठे बैठे जहां से वो सॉल्व की जा रही है, और वो गुड्स जहां पर है, जहां पर वो गुड्स लोकेटेड है, जिसको रिपेयर किया जा रहा है, दैट प्लेस इज काउंटेड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक. सो अब आगे आता है सर्विसेज दैट आर सप्लाइड वेयर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड. जैसे कि मैंने लिखा है ग्रूमिंग, मसाज वगैरह, उस केस में क्या मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन वेयर द सर्विस इज परफॉर्म, जहां पर भी वो ग्रूमिंग, मसाज वगैरह परफॉर्म करी जाती है वही मानी जाती है एज द प्लेस ऑफ सप्लाई. सर्विसेज लिस्टेड, जो मैंने ऊपर आपको सर्विस दिखाई, एक तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, वो वाली सर्विस जिसमें फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स चाहिए, लेकिन उसके मैंने दो एक्सेप्शन भी बताए थे कि एक कोई ऐसी चीज़ है जो टेम्परेरली इंपोर्टेड इन इंडिया एंड देन सेंट बैक आउटसाइड इंडिया, या फिर ऐसी चीज़ जो जिसको रिमोटली ठीक किया जा रहा है. तो फर्स्ट हेडिंग वॉज डीलिंग विद the point where physical presence of goods was required. Second point was dealing with the kind of services where physical presence of the recipient was required, grooming, massage वगैरह. ये जो 1 and 2 में मैंने आपको दोनों सर्विसेज बताई हैं, इसमें मैंने लिखा है when supplied at greater than one location including a location which is a taxable territory, मतलब अगर ये सर्विसेज more than one location में प्रोवाइड करी गई हैं जिसमें से one of the locations is इन इंडियन टेरिटरी, टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली टैक्सेबल टेरिटरी की लोकेशन मान ली जाएगी. तो ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कंप्यूटर्स रिपेयर कराए, और वो कंप्यूटर्स रिपेयर जो मान लो रिमोटली कराए, जैसे भी कराए, उस एंटिटी की, उस कंपनी का 2 कंप्यूटर इंडिया में मान लो चेन्नई में रखे हुए थे, तो क्योंकि आउट ऑफ और बाकी जितने भी कंप्यूटर्स थे, मान लो कोई जर्मनी में था, कोई यूएस में था, कोई यूरोप में, कहीं किसी और कंट्री में ले लो, कोई भी कंट्री, सो जितने भी कंप्यूटर्स बाहर थे उनसे हमको लेना देना नहीं है. जीएसटी वाले बोलते हैं कि जो भी कंप्यूटर, जो भी गुड्स जिस पे परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस की गई है, एंड इफ दैट थिंग इज लाइंग इन इंडिया समवेयर, इवन इफ पार्टली एनी पार्ट ऑफ इट इज लाइंग इन इंडिया, देन द लोकेशन ऑफ दैट प्लेस दैट इज इन इंडिया इन द टैक्सेबल टेरिटरी इज गोइंग टू बिकम द प्लेस ऑफ सप्लाई. अब आता है सर्विसेज लिस्टेड इन 1 and 2 अबव सप्लाइड इन ग्रेटर देन 1 स्टेट या यूनियन टेरिटरी का अगर केस होता है तो देन ईच स्टेट या यूनियन टेरिटरी वेयर द सर्विस इज परफॉर्म्ड शैल बी काउंटेड एज द प्लेस ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ दोज टेरिटरीज. फॉर मोर डिटेल यू कैन सी बिलो. मैंने नीचे बोला है कि देखो वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड इफ इट इज ग्रेटर देन 1 स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाला केस. अगेन इसमें आपको रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा, और वो रेशियो कैसे अग्री होगा, डिफरेंट स्टेट्स में एलोकेट करना पड़ेगा बिलिंग को. वो कैसे अग्री होगा, या तो कॉन्ट्रैक्चुअली अग्री किया होगा पार्टीज ने, बट अगर कॉन्ट्रैक्चुअली पार्टीज ने अग्री नहीं किया हुआ, देन योर रूल 7 विल स्टार्ट अप्लाइंग, 7 ऑफ आईजीएसटी रूल्स. इसमें बोल रहा है कि सर्विसेज अगर सप्लाई करी जा रही है ऑन द सेम गुड्स, मतलब सेम गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक मशीन का पार्ट है जिसको पहले रिपेयर किया गया बैंगलोर में, फिर उसको बैंगलोर मतलब कर्नाटका में, वहाँ से उसको भेजा गया बम्बई, बम्बई मतलब महाराष्ट्र. सेम पार्ट को रिपेयर होने के लिए, सेम गुड्स को रिपेयर करने के लिए पहले बैंगलोर में रखा, फिर महाराष्ट्र में रखा. मान लो जितनी भी सर्विस हुई वो सिर्फ इन्हीं 2 जगहों पर हुई, बैंगलोर में और मुंबई में, और सेम गुड्स पर वो सर्विस परफॉर्म करी गई. नाउ हाउ डू यू एलोकेट द टोटल बिलिंग? द टोटल बिलिंग इज टू बी एलोकेटेड इन द प्योर इक्वल रेशियो ऑफ 1:1. इसमें कुछ नहीं देखना कि नंबर ऑफ आवर्स बैंगलोर में कितने लगाए थे रिपेयर में, नंबर ऑफ आवर्स मुंबई में कितने लगाए थे रिपेयर में. यू जस्ट हैव टू डिवाइड इट इनटू इक्वल रेशियो ऑफ 1:1. अगर इसमें मैं 4 और जगहें ऐड कर दूं जो डिफरेंट स्टेट्स में लाई कर रही हैं, तो मैं उसमें भी फिर 1:1:1:1:1:1:1 कर देता मैं. ठीक. नाउ सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स. सर्विसेज सप्लाइड ऑन डिफरेंट गुड्स मतलब पहले कोई किसी पर्टिकुलर गुड्स का, जैसे मान लो कोई कंपनी है जिसने अपना कुछ ट्रक वगैरह का रिपेयर का काम पहले कहीं अपने कुछ ट्रक्स किसी पर्टिकुलर स्टेट में रिपेयर करवाए, उसी कंपनी ने अपने कुछ और ट्रक्स किसी और स्टेट में रिपेयर करवाए, और सेम कंपनी से ही रिपेयर करा रहे हैं. तो ये लेकिन कंपनी प्रोवाइड तो अपनी सर्विस डिफरेंट स्टेट्स में कर रही है ना. सो हाउ डू यू डिवाइड द बिलिंग, हाउ डू यू एलोकेट द बिलिंग अमंग द डिफरेंट स्टेट्स? यू डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस
वैल्यू ऑफ द गुड्स जिनके ऊपर वो परफॉर्म करी गई हैं सर्विसेज। मतलब अगर दो ट्रक्स किसी एक स्टेट में रिपेयर किए हैं रिपेयरिंग कंपनी ने, 4 ट्रक किसी दूसरी कंपनी में प्रिपेयर किए हैं, फिर एक ट्रक स्टेट में रिपेयर किए, सॉरी, फिर एक ट्रक तीसरी स्टेट में रिपेयर किए हैं, तो मैं 2 ट्रक का मैंने बोला था, तो 4:1 में हो जाएगा आपका रेशियो। तो 2 ट्रक पहली स्टेट में रिपेयर हुए तो पहली स्टेट को एलोकेट किया 2 ट्रक का बिलिंग का हिस्सा। 4 ट्रक का रिपेयर का काम अगली स्टेट में हो तो 4 हिस्सा मैंने अगली स्टेट को एलोकेट किया, और 1 ट्रक का रिपेयर का काम तीसरी स्टेट में हो तो 2:4:1 में मैंने टोटल बिलिंग को एलोकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, इनवॉइस वैल्यूज ऑफ द गुड्स ऑन विच द सर्विसेज हैव बीन परफॉर्म्ड विद रिस्पेक्ट टू ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो इसी में अब अगला एक और पॉसिबिलिटी होती है कि सर्विसेज सप्लाइड टू इंडिविजुअल्स। अगर इंडिविजुअल्स को सर्विसेज सप्लाई करी जा रही है एक एक करके डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, देन उस केस में GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लगेंगे। इसके लिए आपको आइडियली स्टडी के जो आपके रेलेवेंट पेजेस हैं, ये एग्जैक्ट पेजेस हो सकता है अभी आपके स्टडी से मैच ना करें, तो यू कैन रेफर द स्टडी ऑल्सो ओवर हियर। Simply I'm writing that you can refer the study also for ये GAAP वाले illustrations जो examples दिए होंगे वो आपको ज़रूर रेफर करना है। illustrations तो वैसे भी आपको पूरे के पूरे चैप्टर के अलग से रेफर करने पड़ेंगे। Now comes section 13(4) क्या बोलता है? This is very similar to 12(3). 12(3) was dealing with the same kind of services related to immovable property, but it was not covering import or export वाला case। तो 13(4) is going to deal with import और export वाला case। इसमें कह रहे हैं सर्विसेज दैट आर सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड होती हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 12(3) के टाइम पे। एस्टेट एजेंट, अकोमोडेशन, इन्स, होटल्स, इन्स, ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन वगैरह रिलेटेड सर्विसेज, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इसमें भी लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ही मानी जाती है, जो हमने 12(3) में पढ़ा था। However, अगर ग्रेटर देन 1 लोकेशन पे प्रोवाइड होती है तो फिर क्या करें? इंक्लूडिंग लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बिकम द लोकेशन इन द टैक्सेबल टेरिटरी। तो इसका मतलब क्या है? मान लो ग्रेटर देन 1 लोकेशन कैन बी आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, इनसाइड इंडिया ऑल्सो। मोर देन 1 लोकेशन में सर्विस प्रोवाइड अगर करी गई है तो जो भी लोकेशन इंडिया में लाई कर रही है ना जिस भी स्टेट में, वही बन जाएगी एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। और ग्रेटर देन 1 स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाला केस है, देन अगेन कॉन्ट्रैक्चुअली जैसा अग्रीड होगा वैसा एलोकेट होगा बिलिंग डिफरेंट स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में। बट अगर कॉन्ट्रैक्चुअली अग्रीड नहीं है देन रूल नंबर 8 ऑफ IGST रूल्स विल अप्लाई, एंड रूल नंबर 8 इज एग्जैक्टली लाइक रूल नंबर 4 जो मैंने 12(3) के टाइम पे आपको बताया था। जो जैसे 12(3) में मैंने नोट्स में रेफर कर लेना, ऊपर जाना, रूल 4 जैसा है वैसा ही रूल नंबर 8 है। डिफरेंट स्टेट्स की कैटेगरी, वो नॉन कंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस प्रॉपर्टी याद करना, बिल्कुल वैसा ही है। अब सेक्शन नंबर 13(5) डील्स विद द सर्विस रिलेटेड टू एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स और सेलिब्रेशंस। याद रखना 12(6) और 12(7) जब मैं बता रहा था तो उसमें एडमिशन इनटू इवेंट्स का सर्विस अलग काउंट किया गया था 12(6) में, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स अलग टाइप का सर्विस काउंट किया था 12(7) में। बट दोनों टाइप की सर्विसेज को कंबाइंड वे में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में 13(5) में कवर किया गया है एक ही साथ। तो इसमें कल्चरल इवेंट, आर्टिस्टिक इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन एटसेट्रा एंड एंसिलरी सर्विसेज टू ऑर्गेनाइजिंग ऑल्सो कवर्ड। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाता है? प्लेस वेयर द इवेंट इज गोइंग टू बी हेल्ड। If above services are supplied at greater than 1 location including taxable territory, then place of supply will become your taxable territory. अगर अगेन डिफरेंट जगहों पर सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है बट एंड वन ऑफ दोज जगहें इज इन इंडिया, देन जिस भी स्टेट में वो जगह है वो स्टेट काउंट हो जाएगी एज और प्लेस ऑफ सप्लाई। बट अगर ग्रेटर देन 1 स्टेट यूनियन टेरिटरी वाला केस है, अगेन यू विल डू द सेम थिंग एज पर कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है देन रूल 9, और रूल 9 किसके जैसा है? रूल नंबर 5 जैसा है जो सेक्शन नंबर 12(7) में हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स वाले के केस में, याद रखना। सेक्शन 13(8) डील्स विद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग NBFC, इंटरमीडियरी सर्विसेज यानी कि ब्रोकिंग एटसेट्रा, एंड हायरिंग ऑफ सर्विसेज। मैंने हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाली सर्विसेज इसमें, लेकिन मैंने लिखा है अदर देन एयरक्राफ्ट्स एंड वेसल्स बट यॉट्स आर इंक्लूडेड। यॉट्स इंक्लूडेड है लेकिन एयरक्राफ्ट एंड वेसल इंक्लूडेड नहीं है। और वो हायरिंग भी कितने समय तक की? अप टू अ पीरियड ऑफ 1 month। ओनली दोज काइंड ऑफ सर्विसेज विल बी कवर्ड अंडर 13(8). उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज।
अब सेक्शन 13(9), 13(10) एंड 13(11) आर एनालॉगस टू, वेरी सिमिलर टू सेक्शन 12(8), सेक्शन 12(9) एंड सेक्शन 12(10). सो सेक्शन 12(8) के टाइम पे जो हमने पढ़ा था हल्का सा वहाँ डिफरेंट पड़ा था और यहाँ डिफरेंट आएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अगर हो रहा है लेकिन मेल और कुरियर के अलावा तो जो डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स होने वाली, फॉर एग्जांपल इंडिया से अगर कोई इंसान कोई चीज़ गुड्स भेज रहा है इंडिया के बाहर लेकिन मेल या कुरियर के थ्रू नहीं, अदर देन दैट, तो उसमें डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स जो है ना वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में क्या बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन, जब चढ़ता है वो कन्वेंस पे, ऑन फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, वो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस ड्यूरिंग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग सर्विसेज इंटेंडेड टू बी होली और सब्सटेंशियली कंज्यूम्ड वाइल ऑन बोर्ड, जैसे फ्लाइट्स वगैरह पे, ट्रेन वगैरह पे खाना वाना मिलता है और या फिर बाकी सर्विसेज मिलती है, वो सब क्या होगा? तो उसमें हमको प्लेस ऑफ सप्लाई देखना पड़ेगा फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ कन्वेंस फॉर द जर्नी, दैट विल बिकम योर प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट जब वो ट्रेन या वो जो भी एयरक्राफ्ट है वो निकल रहा है या शिप जो है वो जो निकल रही है पहले पॉइंट से। अब मैंने कुछ अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में स्पेशल पॉइंट ऐड किया है, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज, जो कि जैसे इंडिया की इसरो क्या करती है या फिर अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड जैसी ये जो एंटिटीज़ हैं ये सब क्या करती हैं, ये सैटेलाइट लॉन्च करने की सर्विसेज देती हैं बाहर की एंटिटीज़ को। जैसे मान लो बाहर स्पेसएक्स है, स्पेसएक्स को अगर अपने को सैटेलाइट लॉन्च करानी है और अंतरिक्ष कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड जो इंडिया की है ये सर्विसेज अगर देना चाहती है उनको सैटेलाइट लॉन्च करने की, तो इसमें रेसिपिएंट कौन हुआ? रेसिपिएंट तो आउटसाइड इंडिया हुआ, स्पेसएक्स तो बाहर की कंपनी है। Then the supply is counted as export and it is going to become a zero rated supply क्योंकि exports, all exports are zero rated supplies। और अगर रेसिपिएंट इंडिया में है और अगर यही अंतरिक्ष लिमिटेड स्पेसएक्स को सर्विस नहीं दे रही है, किसी इंडियन एंटिटी को दे रही है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी गवर्न्ड बाय सेक्शन 12(8). एंड 12(8) में मैंने आपको क्या बताया? अदर देन मेल कुरियर वाला जो रूल है उसको हटा के, अच्छा 12(8) लिखा है, सॉरी माय बैड, 12(8) लिखा है। तो 12(8) में मैंने आपको क्या बताया था? 12(8) में मैंने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के बारे में जो पॉइंट बताया था, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडियन एंटिटी ही कवर हो रही है इसीलिए 12(8) लग रहा है, करेक्ट। सो इफ यू लुक एट 12(8), दिस इज और 12(8) में मैंने आपको कहा था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल या कुरियर, प्लेस ऑफ सप्लाई B2B के केस में इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट एंड B2C के केस में वेर एवर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वो B2C में प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है। एंड अगर आउटसाइड इंडिया जा रहा है गुड्स, देन प्लेस ऑफ सप्लाई इज द डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। ये एनीवे नीचे आपको 13 सेक्शन में दिख ही गया। अब वापस नीचे आ जाते हैं सेक्शन 13 में, जो और आगे आपके सेक्शंस आते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 13(12) विच इज डीलिंग विद OIDAR सर्विसेज, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज। इसमें 7 कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी एंड इवन इफ एनी 7 कंडीशंस में से अगर 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाएंगी, टोटल 7 कंडीशंस हैं, उसमें से अगर दो नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी ones are also satisfied, then the service recipient is deemed to be located in the taxable territory, that is in India। तो सर्विस का जो रेसिपिएंट होता है OIDAR सर्विसेज का जनरली तो बाहर का ही माना जाता है, बट वो इंडिया का मान लिया जाएगा अगर 7 कंडीशंस में से कोई भी 2 नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो जैसे कि अगर उस रेसिपिएंट का कोई इंडियन एड्रेस है थ्रू द इंटरनेट, तो वो इंडिया का कहलाएगा रेसिपिएंट, या फिर पेमेंट इज सेटल्ड बाय इंडियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या वट एवर अदर कार्ड, या फिर इंडियन बिलिंग एड्रेस दिया हुआ है रेसिपिएंट ने, या फिर इंडियन IP एड्रेस है उसका, या इंडियन बैंक अकाउंट दिया हुआ है, या कंट्री कोड जो है या सिम कार्ड का जो है वो इंडिया का है, या फिर रेसिपिएंट रिसीव सर्विस थ्रू इंडियन फिक्स्ड लैंडलाइन। इसमें से कोई भी 2 अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, सो देन क्या हो जाएगा? द सर्विस रेसिपिएंट देन विल बी डीम्ड टू बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड देन GST लगना चालू हो जाएगा। ओके अब आप आओ सेक्शन 13(3) पर, जो नोटिफाइड सर्विसेज के बारे में बात करता है और उसमें कुछ नोटिफाइड सर्विसेज ऐड करी गई हैं आपके स्टडी मॉड्यूल में। इसमें लिखा है सेक्शन 13(13) में, मैंने 3 क्यों लिखा है? दिस इज 13(13), सॉरी। सो दिस इज 13(13) विच टॉक्स अबाउट नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफाइड सर्विसेज में क्या है? कुछ ऐसी सर्विसेज जिसमें प्लेस ऑफ सप्लाई डेजिग्नेट किया गया है कि वो इंडिया में माने ना माने एंड ऑल दैट। आपने इसमें क्या करना है? मेनली यू हैव टू लुक एट द नेचर ऑफ सप्लाई।
नेचर ऑफ सप्लाई देखना है एंड जनरल डिस्क्रिप्शन सिर्फ रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है. यू हैव टू लर्न दिस फर्स्ट कॉलम. दिस कॉलम यू हैव ओनली टू रीड एंड अंडरस्टैंड. एंड ये जो थर्ड कॉलम है ये आपने याद रखना है. तो लर्न दिस, जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड द सेकेंड कॉलम. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है उससे रिलेटेड कुछ सर्विसेज इन्होंने डेजिग्नेट करी हुई हैं. जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के रिलेशन में ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो कि सेक्शन 1313 में नोटिफाई करी गई हैं जिसमें गवर्नमेंट उनका प्लेस ऑफ इफेक्टिव यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ सर्विस डेजिग्नेट कर सकती है. जैसे इंटीग्रेटेड डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट नाम की जो सर्विस है या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अगर सिर्फ सर्विस है, इसका मीनिंग हम देखते हैं. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द फार्मास्यूटिकल सेक्टर फॉर मेडिसिनल यूज. स्टेप्स इंक्लूड डिजाइनिंग ऑफ कंपाउंड, इवैल्यूएशन ऑफ द ड्रग मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मैन्युफैक्चर ऑफ टारगेट कंपाउंड, स्टेबिलिटी स्टडी एंड लॉन्ग टर्म टॉक्सिकोलॉजी इम्पैक्ट. इसके बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई सरकार ने बताई है दैट व्हेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज स्पेसिफाइड इन कॉलम्स 2 and 3 फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 10. मैंने तो अभी 2 ही सीरियल नंबर पढ़े. इन्होंने बोला 1 से लेकर 10 तक जितने भी सीरियल नंबर में जो भी सर्विसेज लिखी है ना, जो भी नेचर ऑफ सप्लाई लिखा है, उन सबके रिलेशन में प्लेस ऑफ सप्लाई यही माना जाएगा. आर सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. अगर ऐसी सर्विसेज जो पहले कॉलम में लिखी हैं वो सप्लाई करी जा रही हैं फ्रॉम अ पर्सन लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी यानी कि इंडिया टू अ पर्सन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज. जो भी रेसिपिएंट है उन सर्विसेज का वो माना जाएगा एज द लोकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई. लेकिन प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. क्या कंडीशंस? कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द टैक्सेबल टेरिटरीज प्रोवाइडेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी एंड द सर्विस रेसिपिएंट लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. आगे, such supply of services fulfills all other conditions in the definition of export of services except the condition that the place of supply is outside India. वो वाली कंडीशन छोड़ के एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशंस जो पूरी कर दे. एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में आप नीचे देखोगे कि उसकी क्या कंडीशंस होती हैं. एंड ऐसी चीज़ जिसमें वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हो रही है सर्विस प्रोवाइडर के बीच में एंड सर्विस रेसिपिएंट के बीच में. तो आप नंबर ऑफ सर्विसेज देख लो, उसमें हमेशा अगर 1 से लेकर 10 सीरियल नंबर में सर्विसेज हैं जो कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी. कौन सी कंडीशन? ये कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई कर रही होंगी. उनका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज माना जाएगा. तो आपने ये देखना है फर्स्ट कॉलम जिसमें ये सभी सर्विसेज दी हुई हैं. यू हैव टू लर्न देम. मिडिल कॉलम में जो चीज़ें दी हैं जस्ट हैव टू रीड. यू जस्ट हैव टू रीड. स्टेबिलिटी स्टडीज, बायो इक्विवेलेंस, बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज एंड ऑल दैट. क्लिनिकल ट्रायल्स, बायो एनालिटिकल स्टडीज. अगेन दैट्स इट. पहली वाली फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज आर डन 1313 के अंडर में. अब B2B, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, कंपोनेंट, पार्ट्स, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं डिस्क्रिप्शन देख लो. सप्लाई ऑफ मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरऑल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन्स, अदर एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स, पार्ट्स सप्लाइड टू अ पर्सन फॉर यूज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस. यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट दैट इन दोनों में जो 1313 में डेजिग्नेटेड हैं, 1313 में जो 1 है उसमें तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तभी मानी जाएगी अगर वो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं. बट इस केस में क्लियरली लिख दिया मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट इंजन, एयरक्राफ्ट पार्ट्स वगैरह में द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अंतरिक्ष के बारे में जो चीज़ लिखी है वो मैंने आपको पहले ही बता दी. इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज से रिलेटेड प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट्स टू द क्लाइंट्स. वो क्या माने? तो इफ यू लुक एट इट, द पोर्ट अथॉरिटीज प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स इन रिलेशन टू कार्गो हैंडलिंग. Some of such services are in respect of arrival of wagons at port, haulage, अनलोडिंग ऑफ वैगन्स, मूवमेंट ऑफ अनलोडेड कार्गो वगैरह. मूवमेंट ऑफ अनलोडेड कार्गो से रिलेटेड, कार्गो की अनलोडिंग लोडिंग से रिलेटेड पोर्ट अथॉरिटीज़ खुद सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं. तो ये सर्कुलर के थ्रू बोला गया है दैट सच सर्विसेज आर एंसिलरी टू या रिलेटेड टू कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज एंड आर नॉट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी.
अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस में किससे गवर्न किया जाएगा, 12(2) से, या फिर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस है तो 13(2) से गवर्न किया जाएगा, जो रेजिड्यूअरी क्लॉजेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सप्लायर एंड द रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विसेज. ओके, देन देयर इज दिस software design services related to electronic, semiconductor and design manufacturing industry. इसमें you just have to remember, it is observed that in contracts where service provider is involved in composite supply of software development and design for integrated circuits electronically, testing of software on sample prototype hardware, मतलब software का testing hardware पे करना है अगर, and हार्डवेयर इज द मेन सप्लाई, सॉफ्टवेयर तो इसका बस छोटा पार्ट है, देन व्हाट इज गोइंग टू बी द मेन सप्लाई, देन चिप डिजाइन या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज द प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ द सर्विस provider. Service provider is not involved in software testing alone as a separate service. The testing of software या design is aimed at improving quality of software design and is ancillary activity. Entire activity needs to be viewed as one supply and accordingly treated for the purpose of taxation. These cases are fact based and each case should be examined for the nature of supply contracted. ठीक है, इसलिए सर्कुलर में कहा है that place of supply of software या design by a supplier located in the taxable territory यानी कि इंडिया to a service recipient located in non-taxable territory यानी कि outside India by using sample prototype hardware या test kits in a composite supply where such testing is ancillary supply is the location of the service recipient as per 13(2). तो इन्होंने भाई साहब क्या लगा दिया, 13(2) लगा रहे हैं, रेजिड्यूअरी क्लॉज लगा रहे हैं. प्रोविजन ऑफ 13(3)(a) यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज वाला क्लॉज लगाएं या ना लगाएं, कह रहे हैं भाई परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस नहीं है ये, दे डू नॉट अप्लाई सेपरेटली फॉर डिटर्मिनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर एंसिलरी सप्लाई इन सच केसेस. सो मेनली दे आर सेइंग 13(2) से गवर्न किया जाएगा, लोकेशन ऑफ द सर्विस रेसिपिएंट इज गोइंग टू काउंट एज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, बट 13(3)(a) परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज वाला क्लॉज नहीं लगेगा. किस केस में, जिसमें योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन फॉर द इंटीग्रेटेड सर्किट्स इज एक्चुअली, ये पूरा का पूरा जो है ये कॉम्पोजिट सप्लाई माना जा रहा है. नाउ एंड में मैंने दी हैं डेफिनेशंस, ये आपके लिए लिखी है मैंने आसान तरीके से, ये भी आप रेफर कर सकते हो और इनको आप पढ़ सकते हो. इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं बचता. होल चैप्टर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज कवर्ड इन दिस लेक्चर. ठीक है, बट इलस्ट्रेशंस कवर्ड नहीं है, एग्जाम्पल्स कवर्ड नहीं है, क्वेश्चंस तो बिल्कुल भी नहीं कवर्ड. सो वंस यू आर डन रिवाइजिंग थ्रू माई लेक्चर यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, एंड अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ गया तो तब आप उसको स्किप कर सकते हो, बट एक दो बारी तो आपको सारे इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स देखने ही पड़ेंगे. एंड क्वेश्चंस का तो कोई एंड नहीं है, यू हैव टू टेक अप एनी क्वेश्चन है, टेक अप एनी क्वेश्चन बैंक, और किसी भी टीचर का, किसी भी प्रोफेसर का आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, फ्री मिल रहा है, कोई ऑनलाइन, कोई अच्छे टीचर्स भी हैं ऑनलाइन फ्री देते हैं, उनका क्वेश्चन बैंक यूज़ कीजिए. बट विदाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यू कैन नॉट गो एंड सिट इन द एग्जाम रूम. सिर्फ रिविजन लेक्चर देख के, सिर्फ थ्योरी पढ़ के मार्क्स नहीं आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. ओके, चलो बाय बाय.